भाई जी बहन जी भाई चलो आओ। दिल धड़काने खरीद तेरा नाम क्या है? हिलाओ मत। पल्लवी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ये अपना जो वीडियो है, मैं पहली बार एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-4 जो है छोटे छोटे क्लिप बना के मैंने दिया था। लोगों ने उसको देखा, किसी को अच्छा तो उसने लाइक किया। लेकिन मैं जो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये देश के लिए बना रहा हूँ। पापा आप स्नैपचैट में बनाइए ना। मैं वीडियो देश के लिए बना रहा हूँ, देश के हित के लिए बना रहा हूँ, देश के कल्याण के लिए बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि आज के इस राजनीति में राजनीति की ऐसी दशा हो गई है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें राजनीति में लोग एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसी मैंने पॉलिटिक्स या ऐसा भाषणबाजी मैंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं। मेरी उम्र लगभग 43 साल मेरी उम्र है, और इस 43 सालों में मैंने ऐसी 43 क्या मानिएगा, मैं 19 साल से अगर राजनीति समझ रहा हूँ तो लगभग 24-25 आप किधर देख रहे? टोपी लाए? 24 साल से मैं राजनीति को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन विगत ये 10 वर्षों में जो एक दूसरे पे लोग बोल रहे हैं, चाहे ये पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो, सब ने अपना जो बोलने का जो स्तर, जो भाषा का स्तर है, जो भाषणबाजी करने का स्तर है, उसको नीचे गिरा दिया है। ऐसी भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए। और मैं बात बताना चाहता हूँ, आज इस माहौल में नफ़रत का माहौल बन गया है, देश में नफ़रत का माहौल बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे उसका जन लोगों में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगल बगल वालों में ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन ईर्ष्या के माहौल में आज हमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग याद आते हैं। हाँ, वहीं रखो। और कर्पूरी ठाकुर जैसे चला रहा ना, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, छोड़ कर्पूरी ठाकुर नहीं, पूरा नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। जो पकड़ लो इसको, इसे पकड़ो ना। दर्द कर रहा है। तुम छोटो, हटो। इसको पड़ा। छोड़ दो। दुष्टे हो तुमसे क्या? रुका, हम आ रहे थे ना। हेलो दोस्तों। बोलो तो। हाँ बोलो। हेलो दोस्तों, तो मेरे पापा सबको पहले अपनी चिंता नहीं करते हैं, पहले देश की चिंता करते हैं, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा बहुत अच्छा है। उनका व्यवहार सब कुछ अच्छा लगता है उनको। जैसे कि हम लोग जितना बच्चों की ख्वाहिश रहती है पूरी कर देते हैं, तो वो यही सब चंद्रशेखर राज, हम उनको जानते हैं। हमारे घर में फोटो लगा, उनका फोटो लगाया घर पे हमारे। उनका फोटो लगाया। किसका फोटो लगा बताओ? चंद्रशेखर राज का। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। और बोलो। तो वो उनका पूजा करते हैं, वो उनको बहुत मानते हैं, ठीक। तो मेरी एक बहन है, सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा तो उन्हीं को उसी का बैल करते हैं। आओ इधर आओ, दिखाओ अपना फेस। चलो देखिए तो ये है चलो, मेरी बहन। चलो तुम भी 2 शब्द बोलो पापा के बारे में। पापा के बारे में पापा दिल देता है अपना, रात को सेवा देती है। रात को पापा प्यार करते हैं, रात को मम्मी पापा रेडी पर गाने चलाते हैं। जय हिंद। दोस्तों ये मेरी दोनों बिटिया है, नमस्ते कर दीजिए।
मेरी दोनों बिटिया हैं, ये दोनों बिटिया ये मेरी बिटिया अभी 3 पढ़ती है, अभी इसका एडमिशन भी कराना है। तो दोस्तों हम कहाँ थे? हम थे, ये तो सही आ रहा है मेरे दोस्तों, हम कहाँ थे? तो हम यहाँ थे कि जो देश की राजनीति में क्या आपने कभी कुछ हिलाना मत उसको, क्या आपने या हम या हमारे जैसे लोग जो शिक्षित है समाज के देश के जो देश के शिक्षित लोग हैं, तो क्या वो अभी जो पढ़ते हैं जो समझते हैं पॉलिटिक्स को, क्या आप थोड़ा सोचिए या हम सोचिए, क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी विवेकानंद क्या ऐसे ही देश की कल्पना किए थे? जब हमारा देश राज होगा तो हर समुदाय का अपना वो होगा, अपना पार्टी होगी, फलान ढिकान जो भी चीज़ें हों, क्या उन्होंने इसकी कल्पना की थी? क्या भगत सिंह ने सोशलिस्ट पार्टी की इसीलिए स्थापना की थी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या वो देश की ऐसी ही राजनीति करने के लिए आज देश की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद करवाए, अपने बलिदान दिया अपने इस शरीर को? दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह चाहे सुभाष चंद्र बोस क्यों न हों, लेकिन उन्होंने देश के जो किया, क्या वो आज के युवा तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस जो अवस्था थी ना भगत सिंह की, या जो अवस्था थी चंद्रशेखर की, पता है दोस्तों, जब चंद्रशेखर 7 या 8 साल के थे, तो ये जो भी खेत देख रहे हैं आपने, ये सब खेत, ये मेरा खेत नहीं है, रब्बी सिंह का खेत है, और वो जो उधर खेत मेरा है, उधर मेरा सब 13.5 बीघा का चक है, वो 12 बीघा का चक है, और वो अभी 1-2 आधा बीघा इधर कहीं चला गया है, तो उससे 12 बीघा खेती, तो उसमें 1-2 बीघा भी रोपवाना है, तो उसको हम आए हैं रोपवाने के लिए। तो ऐसे ही अपने खेत पे धान की रोपाई कर रहे थे भगत सिंह। 7-8 साल की उम्र रही होगी, यही मेरी बिटिया जो भी देखें आप इसका वीडियो, यही उम्र रही होगी, 7-8 वर्षों के थे, और वो धान लगा रहे थे अपने खेतों में, और उनके पिताजी कहीं दूर बगल के ही खेत में ही, मतलब 2-3 बीघा उधर, तो बोल रहे हैं कि भगत सिंह क्या कर रहे हो? तो जानते हैं भगत सिंह ने क्या कहा? भगत सिंह ने कहा कि पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ। सोचिए उस बच्चे के अंदर कितनी कुंठा रही होगी। 7 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। जानते हैं उसने क्यों कहा? क्योंकि उसने इसने कहा क्योंकि वो देश में हो रहे अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार इस भारतवासियों में किया जा रहा था। वो बच्चा 7 साल का बच्चा बोल रहा है कि पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ। और जानते हैं उसके पिताजी ने क्या सोचे होंगे? वो सोचे यही होंगे कि हो न हो ये मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा देशभक्त बनेगा। सो भविष्य में ऐसा हुआ, वो बहुत बड़े देशभक्त बने। और ऐसा भगत सिंह के पूरे परिवार के लोग ही देशभक्त थे। उनके पिताजी, उनके दादाजी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। यही कोई उम्र से थोड़ा बड़े थे, 14 साल के रहे होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, मध्य प्रदेश से यहाँ पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए वो बनारस यहाँ आए, और बनारस में संस्कृत महाविद्यालय जो जोगानाथ टंडन ने 1753 ईस्वी में या 52 ईस्वी में इस विद्यालय की नींव रखी थी। जोगानाथ टंडन नाम था उसका, और उसी में जब वो विद्यालय से महाविद्यालय बना होगा, तब पढ़ाई के लिए वो यहीं बनारस में आए थे। 14-15 साल उम्र रही होगी, यहीं बनारस के अखाड़ा में वो रियाज पानी मारते थे। और उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। सहयोग तो 22 में चल रहा था, 20-22 में। उस समय की उम्र 14-15 साल के भगत सिंह थे। और बाद में इस असहयोग आंदोलन में इतनी मतलब खून खराब हो गया कि उसको जो है कि गांधी ने उसको रुकवा दिया। और इसी के दौरान जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी इस असहयोग आंदोलन में वो चल रहे थे, साथ चल रहे थे। असहयोग को तो आगे की बीड़ा को बढ़ा रहे थे। उनको पुलिस ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो उनको जो है कि जेल में ले गए सब। और जब मैं कक्षा
स्वामी का कक्षा 3 में मैं पढ़ा होगा, पढ़ा था, 4 में को याद नहीं किया है। और उस समय जज ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो शेखर ने कहा अरे फोन काट दो उसको। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है, आज़ादी है। और तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि जेल खाना है, ये जेल ही मेरा घर है। अब सोच लीजिए इसके इरादे क्या रहे हैं कि बच्चे 15 साल की उम्र। अंग्रेज़ को दया रही थोड़ा बहुत, हालांकि उसने कहा कि इस बच्चे को 15 बेटे मार दो। 15 बेट समझ रहे? बेट जो होता था ना वो बहुत मजबूत होता था। अभी एक बेट हमको मार देंगे तो हम तो गिर जाएंगे, गिरेंगे नहीं, 10 बेट तो सही है, लेकिन वो 15 बेट। मेरी उम्र 43 साल है, उनकी उम्र इस समय 15 साल की उम्र है। मारे और जब मार खाते हैं तो बोलते रहे भारत माता की जय। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में उन्होंने कल्पना यही किया था। देखो भाई क्या किया है, उन्होंने कल्पना यही किया होगा कि हमारा देश आज़ाद होगा, हर नागरिक को जीने का अधिकार होगा, हर नागरिक को उसके स्वयं के अधिकारों का, वो स्वयं उसका रक्षक होगा, वो स्वयं राजा होगा। ऐसी ही कल्पना भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ साथ स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, इतने बड़े क्रांतिकारी थे। सोचिए वो जाके बाहर जापान कहाँ घूम के वहाँ एक स्वयं अपनी जो है सेना शहीद वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी साल 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। और उन्हें 3 ब्रिगेड था। एक ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड, और एक ब्रिगेड का नाम था रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड जो महिलाओं के लिए था, और एक ब्रिगेड जो था गांधी नेहरू ब्रिगेड। ये 3 ब्रिगेड। पर ऐसे लोग हमारे नेता लोगों कहते हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता। अरे भाई गांधी को कोई नहीं जानता तो इस समय कैसे बना दे भाई वो सुभाष चंद्र बोस, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आज़ाद हिंद फौज में सब ब्रिगेड हुआ करते थे। ये सब चीज़ें हैं, लोगों को बोलने से पहले एक जिम्मेदार नागरिक और एक शिक्षित नागरिक को सब नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि बस वही है, उसी चीज़ का वो लोग देखे थे सपना कि सब चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबको समान अधिकार मिलेगा। यही कल्पना रही होगी हमारे भगत सिंह, यही कल्पना रही होगी चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष। हालांकि देश का माहौल थोड़ा इसमें बदला हुआ है, समझ जाएगा और समझेगा ही, क्योंकि देश को आपको एक अच्छा नेता मिल रहा है, उसका नाम है दरही राहुल गांधी। वो युवाओं की आवाज़ है, वो जनता की आवाज़ है, वो गरीबों की आवाज़ है, वो मजदूरों की आवाज़ है। राहुल गांधी का मैं प्रशंसक नहीं हूँ। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी उसी ब्रांच से आता है जिस ब्रांच के लोगों ने इस देश की अपने जान की बाजी लगा दी। इस सीने पे गोली खाई है इंदिरा गांधी की, इस सीने पे गोली खाई है इंदिरा गांधी ने, और ये इसी शरीर को जेल में डाला है नेहरू ने, और इसी शरीर पे राजीव गांधी जो उनके पिताजी थे राहुल गांधी के, उन्होंने भी गोलियां खाई। गोलियां नहीं खाई तो बम खाए होंगे, बम खाए थे। 1991 में कक्षा 3 में पढ़ रहा था उस समय जब राजीव गांधी की हत्या हुई। मुझे सब बात याद है, क्योंकि मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बचपन मेरे विद्यालय में सभी महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं बचपन से ही। और मेरे घर में जाएंगे ना तो मेरे घर में शेखर आज़ाद, भगत सिंह और अच्छे नेताओं को मैं बोला जाता हूँ। नेता नहीं है वो, क्रांतिकारी नेता है। कहना यही चाहता हूँ अपने युवाओं से, अपने देश के युवा लड़कियों से, लड़कों से और उस शिक्षित समाज के लोगों से कि राहुल गांधी वैसा है जो सबकी आवाज़ सुनता है, सबके साथ खड़ा होता है, सबके साथ चलता है। वो न्याय के साथ है कि वो भगवान शिव के सन्मार्गों पर चलने वाला है। जहाँ कोई प्रेम फैलाएगा वहाँ वो शांति फैलाएगा, वहाँ वो प्रेम फैलाएगा। वही तो है राहुल गांधी, प्रेम की दुकान। और प्रेम की दुकान और उसके साथ साथ हम सारे जो मीडिया है वाले हैं, मीडिया में जो ठीक है निकाल दो उसको साफ कर दिए। तो ये जो मीडिया वाले हैं मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया वालों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ
कैसे मीडिया वालों का, जो जनता के साथ खड़े हैं, जो जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं, जो जनता के मानव के मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों पर अपनी पत्रकारिता करते हैं, न्याय की बात करते हैं। यही न्यायोचित रक्षक रवीश कुमार, यही रवीश कुमार है, सॉरी रवीश कुमार जी मैं कहना चाहता हूँ, रवीश कुमार जी। और रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार हैं, एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं, उन पे मैं किताब लिख रहा हूँ। रवीश कुमार पत्रकार गीता, श्रीमद पत्रकार गीता, उसका शीर्षक है ये। और मैं रवीश कुमार हूँ, 3 शब्दों में मैं लिख रहा हूँ रवीश कुमार के लिए, सॉरी रवीश कुमार के नहीं, जनता के लिए। रवीश कुमार उनकी आवाज़ है, तो आवाज़ को मैं थोड़ा सुर दे रहा हूँ, ताल दे रहा हूँ, थोड़ा हवा दे रहा हूँ, ताकि ये बात आज की युवा पीढ़ी समझ सके कि पत्रकारिता क्या होती है। प्रसून वाजपेयी, अभिषा शर्मा, सोनाक्षी जोशी और प्रज्ञा मिश्रा, उर्मिलेश, अरे कितने पत्रकारों का नाम लूँ जो आज जनता के अधिकारों के साथ, जनता के कर्तव्यों के साथ उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं और देश के संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। ऐसे पत्रकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ इस भारत माता को। ऐसे महापुरुष, ये युग पुरुष हैं, रवीश कुमार को ये आम साधारण व्यक्ति नहीं, वो युग पुरुष हैं। पत्रकारिता की दुनिया में वो पत्रकारिता की सुकरात है, वो गरीबों की आवाज़। राहुल गांधी में वो जज्बा है, ताकत है, वो हिम्मत है जो देश के लिए कुछ करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी को स्वीकार करो और अभी 100 नहीं, 101 नहीं, इसको और आगे लेके जाओ और अगला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाओ, क्योंकि राहुल गांधी ही सच्चा हीरो है, सच्चा नायक है और वास्तविक नायक है। क्योंकि वो फूल था और फूल जो है अब अंगार बन गया है। जब अंगार बनता है तो क्या करता है आप जानते हैं, बदल देगा इस नक्शे को, बदल देगा इस देश की तस्वीर को, बदल देगा युवाओं की तकदीर को। हर जगह रोजगार होंगे, नौकरियां होंगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हर जगह मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।